रुको, एक बात समझ आई। मंगतू काका के हाथ का निशान और भूरा के बाप के हाथ का निशान दोनों एक जैसे थे। इसका मतलब मंगतू काका भी इस झील तक गए थे। धनपुरा एक छोटा सा गांव था जहां बिजली शाम 7 बजे चली जाती थी और रात को सिर्फ लालटेनों की रोशनी होती थी। गांव के पूर्व में एक घना जंगल था जिसे लोग कालखंड वन कहते थे। उस जंगल में जाने की मनाही थी, ना बड़ों के लिए ना बच्चों के लिए। मनाही का कारण किसी को ठीक से पता ना था। बस यही कहा जाता था कि जो उस जंगल में गया वो लौटकर कभी वापस ना आ सका। उस रात तेज बारिश हो रही थी। जैनब के घर में तीनों सहेलियां बैठी हुई थी। जैनब, देख जंगल में रोशनी है। कहाँ? मुझे तो नहीं दिखती कोई रोशनी। अरे वो देख, एकदम बीच में नीली सी रोशनी है, हिल भी रही है वो। नुपुर, डर हमेशा हकीकत नहीं होता। कबीरा, तू बता कितनी देर से है ये रोशनी? मुझे नहीं देखना, चाचा ने कहा है उस जंगल के बारे में सोचो भी मत। 10 मिनट से देख रही हूँ। पर अजीब बात ये है कि ये रोशनी एक जगह नहीं रहती, घूमती रहती है। तीनों ने उस रात फैसला किया कि कल सुबह मंगतू काका से पूछेंगी। मंगतू काका गांव के सबसे पुराने आदमी थे। अगर किसी को कुछ पता होता तो उन्हें ही होता। मंगतू काका अपनी चारपाई पर बैठे थे। उनका घर गांव की सबसे पुरानी हवेली के पास था, जो अब खंडहर हो चुकी थी। देवी की चाची अंदर कमरे में बैठी थी। काका, कल रात जंगल में नीली रोशनी थी, आप बताइए ना वो क्या है? मंगतू काका ये सुनते ही चौंक गए। उन्होंने एक बार देवी की चाची की तरफ देखा। देवी की चाची के कानों तक भी ये बात पहुंच गई और वो कमरे से तुरंत बाहर आई। बेटियों, उस जंगल में मत जाना। जो जाता है वो या तो बदल जाता है या कभी वापस नहीं आता है। काका, बदल जाता है मतलब मर जाता है? नहीं बेटा, मरना तो आसान होता है, बदलने का दर्द अलग होता है। नुपुर ने कबीरा का हाथ पकड़ लिया। चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। काका, आप कुछ तो जानते ही हैं, कृपया बताइए, क्या आप खुद कभी गए हैं उस जंगल में? मंगतू काका ने इस बार जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी बाईं हथेली दिखाई। उस पर एक गहरा नीला निशान था, एकदम वैसा ही रंग जैसे रात की रोशनी थी। तीनों सहेलियां वहां से चुप होकर निकल गई, पर जैनब की आंखों में एक सवाल बाकी था। वो निशान कब से था? मंगतू काका के हाथ का नीला निशान कहाँ से आया? भूरा लकड़हारा गांव का वो इकलौता आदमी था जो रोज जंगल के किनारे तक जाता था, पर वो कभी अंदर नहीं जाता था। गांव वाले उससे दूरी रखते थे, उसके हकलाने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी आंखें हमेशा डरी डरी रहती थी। जैनब उस कुएं पर मिली। भूरा भाई, तुम रोज जंगल के पास जाते हो, कल रात को रोशनी तुमने देखी क्या? कौन सी रोशनी? मैंने कुछ नहीं देखा। भूरा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। भूरा ने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन रहा हो। दीदी, वो रोशनी हर महीने आती है, पूनम के एक दिन पहले, और उस रात जंगल से आवाजें आती है। किस तरह की आवाजें? रोने की आवाज दीदी, एक औरत के रोने की, और साथ में अपना नाम सुनाई देता है, मुझे मेरा अपना नाम। जैनब वहां से उठी और सीधे कबीरा के पास गई। कबीरा के पिताजी वैद्य थे, गांव के इकलौते पढ़े लिखे। शायद उनके पास कोई पुराना हिसाब किताब हो। वो मन में सोचती जा रही थी कि भूरा को जंगल से अपना नाम क्यों सुनाई देता है। कबीरा अपने पिता के उस कमरे में घुसी जहां उनकी पुरानी दवाइयां और किताबें रखी थी। वैद्य जी उस वक्त बाहर थे। कबीरा ने पुरानी अलमारी खोली और उसे एक जर्जर डायरी मिली। कवर पर लिखा था कालखंड वन, निरीक्षण 1987। ये पापा की लिखावट है। जैनब और नुपुर भी वहां थी। तीनों ने मिलकर पढ़ना शुरू किया। 5 साल पहले वैद्य जी चौपाल पर बैठे अपने साथी से बात कर रहे थे।
आज मैं तीसरी बार जंगल के किनारे गया। हर बार वही नीली रोशनी दिखती है। जंगल के उस हिस्से में कोई वन देवी का वास है। पर मैं डॉक्टर हूँ, अंधविश्वास मैं नहीं मानता। आज मैंने एक काम किया जो शायद गलत था। मैंने भूरा के बाप को उकसाया और वो जंगल के अंदर चला गया। भूरा का बाप रात को लौटा, पर वो बदल गया था। वो किसी से बात नहीं करता था, बस एक ही शब्द कहता था, नाम, अपना नाम। बार बार अपना ही नाम लेता था। 3 महीने बाद उसकी मौत हो गई और मरते वक्त उसके हाथ पर एक नीला निशान था। मैं सच जान गया हूँ। जंगल में एक पुरानी झील है। उस झील के पानी में कोई खास चीज है। जो उसे छूता है उसके दिमाग में एक आवाज बैठ जाती है, उसके अपने सबसे करीबी मृत इंसान की आवाज। भूरा के बाप को उसकी माँ की आवाज सुनाई देती थी और भूरा छोटा था। उस रात वो जंगल के बाहर रहा, पर उसने झील का पानी पिया था जो नदी में बह आया था। उसे अब भी आवाजें आती है। मैं उसका इलाज नहीं कर पाया, मेरी गलती थी, हमेशा रहेगी। आज का दिन तीनों सहेलियां चुप थी। कबीरा की आंखें भर आई थी। पापा ने कभी ये नहीं बताया, इतने साल तक। कबीरा रो मत, उन्होंने गलती की थी, पर उन्हें पछतावा भी तो था ना। रुको, एक बात समझ आई। मंगतू काका के हाथ का निशान और भूरा के बाप के हाथ का निशान दोनों एक जैसे थे। इसका मतलब मंगतू काका भी इस झील तक गए थे। तारावती का घर गांव के सबसे छोर पर था। वो 70 साल की अंधी बुजुर्ग थी जो 25 साल से अपना घर नहीं छोड़ा। गांव वाले उन्हें आंखें वाली अंधी कहते थे, क्योंकि वो आंखें बंद होने के बावजूद सब कुछ देखती थी। जैनब ने दरवाजा खटखटाया। आ जाओ, तीनों आ जाओ, मैं कब से इंतजार कर रहे थे। तीनों अंदर आई। तारावती एक खाट पर बैठी थी। उनकी सफेद आंखें छत की तरफ थी। घर में एक अजीब सी सौंधी महक थी। इन्हें कैसे पता कि हम आने वाले थे? नमस्ते दादी, आप जानती हैं हम क्यों आए हैं? जंगल की नीली रोशनी देखी तुमने, और मंगतू का निशान भी, और वैद्य की डायरी भी पढ़ ली। अब मेरे पास आई हो क्योंकि एक आखिरी सवाल बचा है। दादी, आपको इतना कैसे पता? क्योंकि मैं वो हूँ जो उस जंगल में सबसे पहले गई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। आप? हाँ बेटी, 50 साल पहले मैं भी तुम तीनों जैसी थी, जवान, जिज्ञासु और बेखौफ। उस रात मैं अकेली गई थी उस जंगल में और उस झील को छुआ था। कुछ साल पहले 20 साल की तारावती, जो उस जमाने में तारा कहलाती थी, अपनी सहेली को ढूंढने जंगल गई थी। उसकी सहेली का नाम मेघा था। मेघा 2 दिन से गायब थी। गांव वाले ढूंढ चुके थे, सरपंच ढूंढ चुका था, पर तारा ने हिम्मत की। जंगल के बीच में एक झील थी, छोटी, शांत और नीले रंग की। तारा ने मेघा को वहीं पाया। झील के किनारे बैठे पत्थर की तरह मेघा की आंखें खुली थी, पर वो कुछ देख नहीं रही थी। तारा ने उसे झकझोरा। मेघा, मेघा उठ! तारा चिल्लाई, पर मेघा ने सिर्फ एक बात कही, माँ यहाँ है। तारा ने झील से झांका। झील का पानी नीला था, बिल्कुल अलग, रासायनिक सा, और उसमें झलक रही थी एक औरत की परछाई, तारा की माँ की परछाई, जो 10 साल पहले मर चुकी थी। तारा ने हाथ बढ़ाया उस पानी की तरफ और बस एक बूंद छू ली। उतना ही काफी था। उसी रात उसकी आंखें जाती रहीं, पर उसके दिमाग में अपनी माँ की आवाज हमेशा के लिए बस गई। मेघा का वो गांव, मेघा को वो वापस ले आई, पर मेघा कभी सामान्य नहीं हुई। 6 महीने बाद मेघा ने गांव छोड़ दिया। उसके बाद कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई। तारावती की आवाज में दर्द था, 20 साल पुराना दर्द। उस झील में एक खास नीला सहवाल है जो दिमाग की उस जगह को जगा देता है जहां हमने अपने मृतकों को छुपा कर रखा है।
वो जंगल में गया, उसने उसे छुआ, वो उन आवाजों का कैदी बन गया। तो मंगतू काका? मंगतू भी कुछ साल पहले गया था अपनी बेटी को ढूंढने, जो उस जंगल में चली गई थी। वो बेटी मिली नहीं, पर निशान मिल गया। तीनों सहेलियां ये सोचती हुई वहां से चलती जा रही थी। मंगतू काका की बेटी कहाँ गई? क्या वो अभी भी जिंदा है? उसी रात, पूनम की रात, तीनों सहेलियां जैनब के घर में थी। तारावती ने बताया था, पूनम की रात उस झील की शक्ति कमजोर होती है। अगर उस रात उस जंगल में गए और झील को बिना छुए बस उसके किनारे खड़े रहे तो शायद कुछ राज खुल सकता है। उस रात जैनब ने फैसला किया, जाना पड़ेगा। जैनब, मैं नहीं जाऊंगी, सच में नहीं। चाचा को पता चला तो? नुपुर, तेरे चाचा सरपंच हैं, क्या उन्हें पता है कि उनके गांव के लोग उस झील की वजह से बर्बाद हो रहे हैं? अगर हमने सच नहीं खोजा तो अगला शिकार कोई और होगा। मैं जाऊंगी, पापा ने गलती की थी, मैं उसे ठीक करूंगी। नुपुर ने एक पल सोचा और फिर उठ खड़ी हुई। ठीक है, पर अगर मैं मर गई तो तुम दोनों जिम्मेदार होगे। तू नहीं मरेगी, हम तीनों साथ हैं। रात के 11 बजे तीनों जंगल के दरवाजे पर खड़ी थी। जैनब के हाथ में लालटेन थी, कबीरा के हाथ में पिता की डायरी। जंगल घना था, पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखता नहीं था, पर एक चीज थी, नीली रोशनी। हर तरफ से हल्की हल्की नीली चमक। पापा ने लिखा है, झील जंगल के बिल्कुल बीच में है, उत्तर दिशा में। रुको, वो आवाज सुने। तीनों रुक गई। दूर से एक आवाज आ रही थी, एक औरत के रोने की। ये रोना नहीं है, ये कोई बोल रहा है। वो आगे बढ़ी और कुछ देर में झील सामने थी। झील छोटी थी, गोल, और उसका पानी वाकई नीला था। रात के अंधेरे में खुद चमकता हुआ किनारे पर कुछ पुरानी झोपड़ियां थी और उनमें से एक में रोशनी थी। वहाँ कोई है। तीनों उस झोपड़ी की तरफ बढ़ी। अंदर से खटपट की आवाज आई। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल सफेद, चेहरे पर झुर्रियां भरा, कपड़े पुराने, पर आंखें बिल्कुल साफ और शांत थी। आ गई तुम लोग, मुझे पता था आओगे। ये कौन है? जैनब, ये मेघा हो सकती है, तारावती की सहेली। नहीं बेटी, मैं मेघा नहीं हूँ। मेघा मर गई बहुत साल पहले। मैं सुनैना हूँ, मंगतू की बेटी। तीनों की सांसें रुक गई। सुनैना, मंगतू की बेटी, 30 साल से जंगल में क्यों? सुनैना ने उन्हें अपने बैठने का इशारा किया। उसने एक मिट्टी के बर्तन में पानी दिया। साफ पानी, झील का नहीं था। मैं 30 साल की उम्र में इस जंगल में आई थी। मेरी माँ मर गई थी। मैं उनसे एक बार और बात करना चाहती थी। किसी ने बताया था उस झील में माँ की परछाई दिखती है। मैं आई, मैंने झील को छुआ। फिर आप वापस क्यों नहीं गई गांव? क्योंकि जब मैंने झील छुई, माँ की आवाज आई। वो बोली, यहाँ से मत जाना सुनैना, यहाँ बहुत दर्द है। पर तब तक देर हो गई थी। मेरे हाथ पर नीला निशान आ गया था और मुझे पता था अगर मैं गाँव गई तो पिताजी यहाँ आएंगे मुझे लेने, और वो भी झील छू लेते। मैं अपने पिताजी को बचाना चाहती थी, इसलिए यहाँ रह गई। मैंने उन्हें एक चिट्ठी भेजी थी, पिताजी मैं ठीक हूँ, मुझे मत ढूंढो। पर वो आए और उन्होंने जंगल के किनारे तक आकर झील का वो पानी छू लिया जो बारिश में बाहर बह आया था। जैनब को याद आया, मंगतू काका ने कहा था, जो जाता है वो बदल जाता है। उनके हाथ का निशान उसी दिन से था। सुनैना दी, तुम 30 साल से यहाँ अकेली हो, इसलिए कि किसी और को तकलीफ ना हो। अकेली कहाँ, माँ की आवाज है ना। उस पल पूरा कमरा खामोश था, सिर्फ बाहर से झिंगरों की आवाज और हल्की हवा। सुनैना दी, चलो हम तुम्हें गांव ले जाएंगे। मैं नहीं जा सकती बेटी। जो एक बार इस झील को ठीक से छू ले लेता है, उसकी ऊर्जा उस झील से बन जाती है। अगर मैं बहुत दूर जाऊं तो वो आवाजें, वो माँ की आवाजें रुक जाएंगी। दी, ये तो कैद है ना? नहीं बेटी, माँ से रोज बात होती है। मैं कैद नहीं हूँ, ये मेरा घर है। बस मुझे एक काम करना था
जो मैं अकेली नहीं कर पाई। कौन सा काम? उस झील के ऊपर एक पत्थर है, उस पत्थर के नीचे एक नीली है जो झील को बाहर को नदी से जोड़ती है। बारिश में वो नदी खुल जाती है और नीला पानी गांव की नदी में आ जाता है, इसलिए भूरा को आवाजें आती हैं। उसने नदी का पानी पिया था। इस शीशी में एक मिट्टी है, वो नीली नदी को बंद कर देगी, पर मैं खुद नहीं जा सकती। हम जाएंगे। तीनों झील के किनारे आए। पानी वाकई नीला था और उसमें से हल्की भाप उठ रही थी। जैनब ने हाथ पीछे रखे, झील को छूना नहीं था। पत्थर कहाँ है सुनैना दी? सुनैना दी ने कहा था उत्तर पूर्व में है। वो देखो, वो बड़ा काला पत्थर। पत्थर झील के किनारे पर था, आधा पानी में आधा बाहर। उसके नीचे से पानी बाहर की तरफ जा रहा था, धीरे धीरे नीले रंग का। जैनब ने शीशी खोली, उसमें से एक लाल भूरी मिट्टी थी। सुनैना दी ने बताया था कि वो मिट्टी है जो नीले शैवाल को मारती है। मैं पत्थर के पास जाऊंगी, तुम दोनों मेरे हाथ पकड़े रहना ताकि मैं पानी में ना गिरूं। जैनब आगे बढ़ी, पत्थर के पास पहुंची, मिट्टी उस दरार में डाली। झील की सतह हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से छटपटा रहा हो, और फिर धीरे धीरे नीला रंग फीका पड़ने लगा। हो रहा है जैनब, जैनब हो रहा है। 5 मिनट में नाली पूरी तरह बंद हो गई। झील का पानी अब धीरे धीरे साफ होने लगा था, नीला कम हो रहा था, और उस पर दूर से एक आवाज आई, रोने की आवाज। पर ये रोना दर्द का नहीं था, वो राहत का रोना था। अगली सुबह धनपुरा गांव, सूरज की पहली किरण। तीनों सहेलियां सुबह गांव वापस आई, थकी हुई पर जीवित, और उनके पास एक सच्चाई थी जो गांव को पता होनी चाहिए थी। सबसे पहले वो मंगतू काका के पास गई। काका, सुनैना दी जिंदा है। क्या क्या कहा तुमने? वो जंगल में है काका, 30 साल से, इसलिए कि आप जंगल में जा जाए और उस झील को ना छुए। उसने आपको बचाने के लिए खुद को कैद कर लिया। देवी की चाची अंदर से निकली, उन्होंने सुन लिया था। मुझे पता था, मुझे हमेशा से पता था कि वो जिंदा है। माँ की हड्डियां झूठ नहीं बोलती। उनकी बाईं हथेली का नीला निशान धीरे धीरे पहली बार 25 सालों में हल्का पड़ने लगा था। नाली बंद होने से झील का असर कम होना शुरू हो गया था। फिर तीनों सहेलियां भूरा के पास गई। भूरा दरवाजे पर आया, उसकी आंखें लाल थी, रात भर जगा था। आज रात आवाजें नहीं आई, पहली बार इतने सालों में। भूरा भाई, अब नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। भूरा की आंखें भर आई, उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह तीनों तारावती के पास गईं। तारावती अपनी खाट पर बैठी थी। तीनों सहेलियां आई। दादी, काम हो गया। तारावती चुप रही, उनकी सफेद आंखें जैसे पानी भर आई और एक आंसू गाल पर उतर आया। मेघा, मेघा की आवाज अब चली जाएगी। 25 साल से सुन रही थी, डर लगता है, बिना उसके कैसे रहूंगी। दादी, मेघा की आवाज जाएगी, पर हम है ना, हम रोज आएंगे। चारों रहस्य कहल, रहस्य एक कहल। मंगतू काका के हाथ का नीला निशान उस दिन का था जब वो अपनी बेटी सुनैना को ढूंढने जंगल के किनारे गए थे। बारिश में बह आया झील का नीला पानी, उन्होंने अनजाने में उसे छू लिया था। उस निशान ने अपनी मृत पत्नी की आवाज़ें सुनाई। 30 साल तक। नाली बंद होने के बाद वो निशान धीरे धीरे मिटने लगा। रहस्य 2 कहल। भूरा को जंगल की झील की नाली से बह आया नीला पानी बचपन में नदी से पानी को मिला था। उसकी माँ उस वक्त जिंदा थी, पर झील के असर ने उसके दिमाग में माँ की आवाज को इस तरह फंसा दिया कि माँ के मरने के बाद भी आवाजें आती रही। भूरा का हकलाना उसकी मानसिक दबाव की वजह से था। रहस्य 3 कहल। मंगतू काका की बेटी सुनैना 30 साल से जंगल में थी, अपनी मर्जी से। उसने अपने पिता को बचाने के लिए खुद को उस झील के पास कैद किया। एक बेटी का प्यार जो 30 साल तक कैद से बढ़ा था। रहस्य 4 कहल। झील के नीले पानी में एक दुर्लभ न्यूरोएक्टिव शैवाल था जो इंसानी दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करता था जहां मृत प्रियजनों की यादें और आवाजें संग्रहित होती हैं। जो उसे छूता वो अपने मरे हुए करीबियों की आवाजें आने लगती। नाली बंद होने से वो पानी गांव में बहना बंद हो गया।
और धीरे धीरे उसका असर कम होने लगा। 1 महीने में बहुत कुछ बदल गया। मंगतू काका का हाथ का निशान पूरी तरह मिट गया। उन्होंने पहली बार 20 साल में देवकी चाची के साथ बैठकर खाना खाया और रोए, दोनों मिलकर रोए। भूरा का हकलाना आधा कम हो गया था। वो अब बाजार में जाने लगा था, लोगों से बातें करने लगा था। तारावती का घर अब रोज शाम गुलजार रहता था। जनाब, कबीरा और नुपुर रोज आती और जंगल अब भी वही था, पर उसकी नीली रोशनी बंद हो गई थी। सरपंच ओमकारी ने तीनों को बुलाया। तुम तीनों ने जो किया मुझे पहले बताना चाहिए था, पर जो हो गया सो हो गया। नुपुर, ये मेरी भतीजी है और आज मुझे गर्व है। चाचा, आप रो रहे हो? नहीं, धूल गई आंख में। नुपुर मुस्कुरा दी। वैद्य जी उस शाम कबीरा के पास आए। बेटी, वो डायरी पढ़ ली ना तुमने? हाँ पापा। मैंने भूरा के बाप को उकसाया था, एक इंसान की जिंदगी बर्बाद की। क्या तुम? पापा, आपने डायरी में सच लिखा। पछताए वो डायरी जो आपने छुपाई, उसी से हमें रास्ता मिला। आपकी गलती थी, पर आपका पछतावा भी तो सच्चा था। 1 महीने बाद तीनों एक बार और जंगल गए सुनैना से मिलने। सुनैना पहले जैसी थी, शांत, बूढ़ी, पर आंखें साफ। झील का पानी अब हल्का नीला था। मंगतू ठीक है? हाँ दी, निशान मिट गया। वो हर शाम उत्तर दिशा में बैठते हैं, इधर ही देखते हैं। सुनैना की आंखें भर आईं। पिताजी, मैं ठीक हूँ, सच में ठीक हूँ। दी, क्या तुम्हें पछतावा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ की आवाज अब धीरे धीरे कम हो रही है और मुझे अच्छा लग रहा है। दी तुम बहुत बहादुर हो। नहीं बेटी, बहादुर तुम तीनों हो। एक रात में तुमने वो किया जो मैं 30 साल से नहीं कर पाई। जाते वक्त तीनों ने पलट कर देखा। सुनैना अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी। जंगल वैसा ही था, घना, अंधेरा, रहस्यमय, पर उसका जहर खत्म हो गया था। गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था। तीनों वहां बैठी थी, वैसे ही जैसे बरसों से बैठती आ रही हैं। जैनब, अगर मैं कभी इतनी बेकार जगह नहीं जाती तो मैं इतनी बहादुर कभी नहीं बनती ना। नुपुर, तू तो पहले भी बहादुर थी, बस तुझे खुद पता नहीं था। पापा ने एक गलती की थी, पर उस गलती की वजह से हम उस जंगल तक पहुँचे, और उस जंगल की वजह से कितनी जिंदगियां ठीक हो गई। तीनों चुप रही। सूरज ढल रहा था। पूर्व दिशा में कालखंड बंद था। अब वो जंगल अंधेरा नहीं, बस एक जंगल था।